चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक नियोजन एवं आर्थिक सुधार नीतियों के बारे में, जो कि इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। तो नियोजन की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है प्लानिंग करना, मतलब किसी भी काम को करने के पहले उसकी प्लानिंग करना नियोजन कहलाता है। अब अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो उसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें होती है जो देश के संचालन करने के लिए यहाँ पे जो है नियोजन की जाती है, तो वो आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आता है। उससे संबंधित जो सुधार की नीतियाँ है वो भी हम यहाँ पे जानेंगे, और साथ में हम जो एमसीक्यूज यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पे विस्तार से देखने वाले हैं, विवरण के साथ, मतलब डिस्क्रिप्शन के साथ में हम जो देखने वाले हैं। तो आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो उपयोग की जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? आर्थिक नियोजन। और सर्वप्रथम हम देखें तो विश्वेश्वरैया योजना प्रथम आर्थिक नियोजन के अंतर्गत यहाँ शामिल होती है। ठीक है, समय समय पर जो है योजना बनाई गई। स्वतंत्रता के पश्चात अगर देखें तो 1947 में जो है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया, और इन्हीं की सिफारिश पर जो है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग लागू किया गया। इस योजना आयोग के मार्गदर्शन में ही भारत की आर्थिक नीतियों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। अब वर्तमान में योजना आयोग की जगह क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे देखने वाले हैं, नीति आयोग के बारे में। तो चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि हम सबसे पहले देख लेते हैं आर्थिक नियोजन के संबंध में। तो आर्थिक नियोजन की अगर बात करें तो देखिए, हमने बात करें जैसे आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। और यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अधिक उत्पादन की प्रणाली को शुरुआत की गई। ठीक है, अधिक उत्पादन की जो प्रणाली उसकी शुरुआत की गई। इस प्रणाली में निजी संपत्ति का अधिकार दिया गया और साथ ही व्यक्तियों को व्यवसाय की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई, जिसे पूंजीवाद कहा गया। पूंजीवाद मतलब होता है सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना, यानी कि हस्तक्षेप की नीति होना। तो इसी में हम अगर देखें तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक नियोजन के संबंध में विभिन्न प्रकार से परिभाषा दी है। जैसे डॉल्टन एक पर्सन जो उनके अनुसार अगर देखें तो ये जो है आर्थिक नियोजन अपने विस्तृत यानी कि बहुत बड़े अर्थ में है कि जो विशाल साधन है उसके संरक्षक व्यक्तियों के द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का इच्छित निर्देशन है। और रॉबिन्स के अनुसार अगर देखें तो योजना बनाने का अर्थ है उद्देश्य बनाकर कार्य करना, चुनाव या निर्माण करना, और निर्णय सभी आर्थिक क्रियाओं का निचोड़ है। गुन्नार मिडलर के अनुसार अगर देखें तो आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय सरकार की व्यूह रचना का एक कार्यक्रम है जिसमें बाजार की शक्तियों के साथ साथ सरकारी हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक क्रियाओं को ऊपर ले जाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी परिभाषा हमने देखे, और जो जितनी भी परिभाषा हमने देखे उससे स्पष्ट क्या होता है कि आर्थिक नियोजन एक ऐसी योजना है जिसमें आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें राजकीय हस्तक्षेप तथा राज्य की साझेदारी दोनों होती है। ठीक है, मतलब दोनों यहाँ पे मिलजुल कर काम करते हैं। इसके बाद हम जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रकार, जो आर्थिक नियोजन उसके प्रकार की अगर बात करें तो यहाँ अवधि के अनुसार नियोजन होता है, जिसमें अल्पकालीन नियोजन होता है, मध्यकालीन नियोजन होता है, दीर्घकालीन नियोजन होता है। इसके अलावा प्रकृति के आधार पर नियोजन की अगर बात करें तो स्थायी नियोजन होता है, अस्थायी नियोजन होता है। प्रक्रिया के आधार पर केंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन होता है। क्षेत्र के आधार पर राष्ट्रीय होता है और क्षेत्रीय होता है। राज्य और बाजार अंतर संबंधों के आधार पर देखें तो आदेशात्मक नियोजन होता है और निर्देशात्मक नियोजन होता है। इसके साथ ही महत्व के आधार पर अगर देखें तो समष्टि नियोजन होता है, व्यूह रचना होता है, इसके अलावा परिचालन होता है। तो इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अवधि के अनुसार जो नियोजन होता है वो एक होता है शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन होता है, एक मध्यकालीन होता है और एक दीर्घकालीन होता है। अल्पकालीन की अगर बात करें तो यह सामान्यतः एक वर्ष के लक्ष्यों एवं जो रणनीति होते हैं इसका निर्धारण करता है। इसका निर्धारण दीर्घकालीन नियोजन के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए होता है। इसके बाद मध्यकालीन की अगर बात करें तो 5 वर्ष की अवधि से कम होता है। दूसरा नेक्स्ट जो है दीर्घकालीन नियोजन की अगर बात करें तो 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे विजन 2020 हमको देखने को मिलता है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, ये सभी जो है दीर्घकालीन नियोजन के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ देखिए प्रकृति के आधार पर देखें तो एक स्थायी प्रकार का नियोजन होता है और एक अस्थायी प्रकार का होता है। तो स्थायी की अगर बात करें तो यह जो होता है समय समय पर उपयोग में लाया जाता रहता है और इसमें उपक्रम की नीतियाँ, संगठन का ढांचा, प्रमाणित प्रक्रिया एवं विधियाँ सम्मिलित होती है। अस्थायी की अगर बात करें तो यह नियोजन परिस्थिति विशेष के लिए होता है, उद्देश्य प्राप्ति के साथ ही ये समाप्त हो जाता है, तो इसलिए इसको अस्थायी नियोजन बोला जाता है। नेक्स्ट प्रकार है प्रक्रिया के आधार पर। तो प्रक्रिया के आधार पर केंद्रीकृत नियोजन होता है, जिसके अंतर्गत केंद्रीकृत नियोजन में समस्त आर्थिक निर्णय केंद्रीय सत्ता के द्वारा लिए जाते हैं। और विकेंद्रीकृत में अगर बात करें तो इस नियोजन में सत्ता का बंटवारा केंद्रीय सत्ता तथा निम्न स्तरीय संस्था के बीच में होता है। यह प्रजातांत्रिक देशों की एक विशेषता के रूप में जाना जाता है, विकेंद्रीकृत नियोजन। इसके साथ ही हम देखें क्षेत्र के आधार पर एक होता है राष्ट्रीय, यानी कि भारत की बात करें क्षेत्र मतलब जो क्षेत्रीय अगर बात करें तो ये राज्य स्तर पर, यानी कि
राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जब संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर योजना का निर्धारण किया जाता है उसे राष्ट्रीय नियोजन कहते हैं। और क्षेत्रीय नियोजन की अगर बात करें, अच्छा यहाँ राष्ट्रीय नियोजन में आपको पंचवर्षीय योजना देखने को मिलेगी, और क्षेत्रीय नियोजन में आपको जब किसी क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्धारण किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय नियोजन कहते हैं। जैसे क्षेत्रीय नियोजन राष्ट्रीय नियोजन का ही एक हिस्सा है। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो नॉर्थ ईस्ट जो मतलब स्टेट है, उनकी जो विकास की परियोजनाएं बनाई जाती है वो क्षेत्रीय नियोजन के अंतर्गत आती है। अब बात कर लेते हैं, देखिए भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास की। तो यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं हमको देखने को मिलती है, बहुत सारे प्लान देखने को मिलते हैं। तो देखिए भारत में आर्थिक नियोजन सोवियत संघ से प्रेरित होकर अपनाया गया। आज़ादी से पूर्व कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई, जैसे सबसे पहले है विश्वेश्वरैया योजना, जिसके अंतर्गत हम देखें तो यहाँ देखिए सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंता एवं मैसूर प्रांत के पूर्व दीवान थे। उनकी पुस्तक जिनका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय जो कार्यक्रम है उसको प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस योजना। सन 1938 में नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। बॉम्बे प्लान की अगर बात करें सन 1944 में जो 8 उद्योगपति है उन्होंने बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना बनाई गई। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर अर्देशियर दलाल थे। और ये जो प्रतिपादित उद्योगपति की अगर बात की तो इसके अंतर्गत बहुत सारे उद्योगपति जैसे जॉन मथाई, JRD टाटा है, घनश्याम दास बिरला है, पुरुषोत्तम दास बिरला है, श्री राम सेठ है, श्री कस्तूरीलाल भाई है, ADF श्रॉफ है, सर अर्देशियर दलाल है। ठीक है, इसके बाद जन योजना की अगर बात करें तो जो MN राय है, MN राय इसके प्रतिपादक थे। इन्होंने सन 1944 में इसको लागू किया और इसका उद्देश्य क्या था, जन समुदाय के जीवन स्तर को न्यूनतम निर्बाध स्तर तक लाना था। गांधीवादी योजना की अगर बात करें सन 1945 में श्रीमन नारायण जो थे इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जन समुदाय के जीवन स्तर न्यूनतम निर्बाध स्तर तक लाना, इसका भी उद्देश्य था। सर्वोदय योजना की अगर बात करें तो इस योजना को सन 1950 में जयप्रकाश नारायण ने जो है इसको प्रतिपादित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आज़ादी के बाद अगर भारत में आर्थिक नियोजन की बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो NDC यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद देखने को मिलता है और एक नीति आयोग देखने को मिलता है। तो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया, फिर योजना आयोग बना सन 1950 में। ठीक है, उसके बाद उसके संचालन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ NDC का गठन किया गया है। 6 अगस्त यहाँ देखिए जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1992 को राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था। योजना आयोग ने जो सूचीबद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया उन सभी मुख्य चरणों पर NDC यानी राष्ट्रीय विकास परिषद उस पर जो है विचार करके उसकी स्वीकृति देता है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके बाद नीति आयोग की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म आपको बताना कमेंट बॉक्स में। और इसकी स्थापना जो है ये जो है 1 जनवरी 2015 में प्रकाश में आया, योजना आयोग को रिप्लेस करके ये सामने आया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में, यानी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं जैसे कि योजना आयोग के होते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई योजना आयोग के अंतर्गत, तो 12 टोटल पंचवर्षीय योजना, उनको हम अभी शॉर्ट में देखने वाले हैं। इसके पहले हम 1991 के पूर्व तथा पश्चात भारत में नियोजन का बदलता स्वरूप देख लेते हैं। तो 1991 के पूर्व की आर्थिक नीतियों की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र का अत्यधिक निर्भरता थी, परंतु बाद में यहाँ पर कम निर्भरता हो गई। फिर उसके बाद निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास था, यहाँ पे निजी क्षेत्र का अधिक विकास पर जोर दिया गया। छोटे उद्योगों का संरक्षण, बड़े उद्योगों पर नियंत्रण, उसके बाद सभी प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इसमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण, 91 के बाद विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। 91 के पहले आयात प्रतिस्थापना पर केंद्रित होगा, इसके बाद आयात प्रतिस्थापना एवं निर्यात संवर्धन यहाँ देखने को मिलता है। तो दोनों में यहाँ हमने कंपैरिजन देखें। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे देखिए जो योजना है, योजना 5 ईयर प्लान है, यानी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें यहाँ पे तो पंचवर्षीय योजना हमको देखने को मिलती है। पंचवर्षीय योजना देखिए यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, इसमें विकास का लक्ष्य 2.1 रखा गया था और वास्तविक जो औसत है वो 3.61 देखने को मिला। ये मॉडल था इसका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कृषि, सिंचाई तथा विद्युत जो है इसमें मुख्य प्राथमिकता दी गई इस पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक देखने मिली। 4.5 इसमें विकास का लक्ष्य रखा गया, परंतु इसमें कम ये अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, प्रोफेसर PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारी उद्योगों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को यहाँ पे बढ़ावा देने की उद्देश्य यहाँ फोकस रखा गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 61 से 66 तक देखने को मिली। इसका उद्देश्य 5.6 था, परंतु भारी मात्रा में इसको जो है जो
हार हुई इस योजना की 2.34% तक देखने को मिली। और सुखमणि चक्रवर्ती तथा जे सैंडी सुब्रमण्यम इस मॉडल पर ही आधारित थी। खाद्यान्न तथा उद्योग यहाँ पे फोकस थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, ठीक है, अकाल पड़ गया था, बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने को मिली थी। इसके कारण यहाँ पे जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल मानी जाती है। फिर 3 वर्ष का गैप देखने को मिलता है योजना अवकाश, जो कि 67, 68, 69, मतलब 66 से 67 और 67 से 68, 68 से 69। उसके बाद 69 से 74 के अंतर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना आई, 5.6 इसमें लक्ष्य रखा गया, ये भी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई। अशोक रुद्र तथा S.A. सैनी जो है इस मॉडल पर आधारित थी। कृषि तथा सिंचाई इसमें फोकस किया गया। इसके बाद हम देखें नीचे तो हमको देखने को मिलता है, देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सन 1974 से 1979 तक 4.4 इसका फोकस लक्ष्य था, परंतु ये अपने लक्ष्य से अधिक निकली। डीपी धर जो है इसके मतलब इस मॉडल पर आधारित थी। जन स्वास्थ्य समाज कल्याण पर फोकस किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 देखने को मिली, 1 वर्ष का यहाँ पे भी अवकाश देखने को मिलता है। 5.2 यहाँ लक्ष्य रखा गया, 5.4 आगे निकली लक्ष्य से और ग्रोथ मॉडल पर आधारित थी। कृषि उद्योग तथा ऊर्जा पर फोकस किया गया, ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिलती है सन 1985 से 90 के अंतर्गत 5.0 इसका लक्ष्य रखा गया, ये अपने लक्ष्य से अधिक निकली। प्रणब मुखर्जी मॉडल ये जो है इसके सूत्रधार थे। वस्तु मजदूरी खाद्यान्न तथा ऊर्जा इसके फोकस मतलब लक्ष्य रखा गया यहाँ पे। आठवीं पंचवर्षीय योजना 2 वर्ष की अनवरत योजना देखने को मिली यहाँ पे, मतलब 90 से 91, 91 से 92, फिर 92 से 97 5.6 इसका लक्ष्य था। 6.6 यहाँ पे इसके लक्ष्य को ऊपर मतलब लक्ष्य से ऊपर निकली। जॉन डब्ल्यू मिलर ये इसके सूत्रधार थे। और मानव संसाधन शिक्षा स्वास्थ्य तथा रोजगार विकास कार्यक्रम इसके लक्ष्य थे। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक निकली, 6.5 इसका लक्ष्य था और ये अपने लक्ष्य से पीछे रही। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। रोजगार विकास तथा सामाजिक संरचना इसके फोकस लक्ष्य थे। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिली 2002 से 2007 तक, 7.9 इसका लक्ष्य था। 7.8 मतलब 1 पॉइंट कम यहाँ निकली और योजना आयोग का पत्र यहाँ पे देखने को मिलता है। रोजगार ऊर्जा सुधार तथा सामाजिक संरचना का विकास इसमें लक्ष्य रखे गए। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिली 2007 से 2012, 9.0 इसका लक्ष्य था और ये अपने लक्ष्य से पीछे रही। प्रोफेसर सी रंगराजन योजना जो आयोग है उसका पत्र यहाँ देखने को मिलता है, इसमें मतलब इस पर आधारित थी और तीव्र और अधिक समावेशी विकास यहाँ ध्यान में रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि लास्ट पंचवर्षीय योजना, इसके बाद नीति आयोग आ जाता है और ये 2012 से 2017 के अंतर्गत रन हुई। 8.0 इसका लक्ष्य था। योजना आयोग का पत्र यहाँ देखने को मिलता है और तीव्रतर धारणी और अधिक विकास यहाँ ध्यान में रखा गया। तो ये हमने देखें कुछ बेसिक चीज़ें योजना आयोग मतलब जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे ओवरव्यू हमने देखें, प्लानिंग से संबंधित कुछ सुधार नीतियाँ देखें, तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिली। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आप जो क्वेश्चन है मतलब जो विगत वर्ष में पूछे गए IAS PCS में जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं और कुछ मॉडल क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है इसी में क्या है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से आपको सही का चुनाव करना है, सही उत्तर का चुनाव करना। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, तो ये गलत है, ठीक है। इसके बाद आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, तो ये देखिए यहाँ हमको देखने को मिलता है ये सही है। इसके बाद भारत का संविधान यह निहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 यहाँ पर सही है। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद उसका गठन यहाँ देखिए पीछे जो है गलत हुआ है, 1952 है। NDC जो है उसका गठन 1952 है, मैंने पीछे 1992 बताया, ठीक है, तो आप उसको सुधार लीजिए। 1992 ना होकर 1952 है वो, ठीक है, तो इसको सुधार लेना आपको। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। योजना आयोग के द्वारा बनाई गई जो प्लानिंग है उनको स्वीकृति प्रदान करने के लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपको पहला कथन गलत मिलेगा, बाकी 2 और 3 सही मिलेंगे, यानी कि B नंबर का आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना और कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है, यानी कि 3 जो है गलत होंगे, 1 सही होगा। तो यहाँ देख सकते देखिए यहाँ D नंबर का आपका आंसर सही होगा। वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्य और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ हमको देखने को मिलता है। और वित्त आयोग संविधान के अंतर्गत निर्मित है और यह एक संवैधानिक निकाय है, परंतु योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे देखिए ए वाला जो है मतलब A B C यहाँ पे असत्य है और ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखें
योजना आयोग योजनाओं द्वारा जो है विकास की पूर्ति करती है, अर्थात विकास योजनाएं जो होती है उसका क्रियान्वयन करती है जिसमें राजस्व से संबंधित कार्य नहीं आते, तो बी भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है सी की अगर बात करें तो वित्त आयोग तथा योजना आयोग का एक व्यक्ति एक ही समय में सदस्य बन सकता है, तो इसलिए सी भी गलत, तो इसलिए डी बस हमारा यहाँ पर सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है भारत में योजना से संबंध है, योजना से संबंध कौन कौन से है, तो देखिए यहाँ पे वित्त आयोग नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद योजना से संबंधित है, एनडीसी 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो ये भी इससे संबंधित नहीं है। संघीय शहरी विकास मंत्रालय ये भी नहीं है। संसद इससे संबंधित है, तो यहाँ देखिए 2 और 5 यहाँ पर सही है, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है, 2012 से 2017, यानी कि बी नंबर का हमारा राइट आंसर है, ठीक। और यहाँ अगर देखें तो देखिए इसके बाद योजना आयोग जो है समाप्त हो गया, और जो हमारी योजना प्लानिंग कमीशन, मतलब जो प्लानिंग कमीशन समाप्त होने के बाद 5 ईयर प्लान यहाँ पे बनना बंद हो गए। आगे की जो योजना है वो कौन बनाता है, नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती है। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया, इंडिया विजन 2020 जो है एस.पी. गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया। एस.पी. गुप्ता यानी कि ए नंबर का हमारा राइट आंसर है। और सन 2000 में जून में योजना आयोग द्वारा कुछ लक्ष्य रखे गए थे जिसकी प्राप्ति 2020 तक कर ली जाए, ऐसा इंडिया विजन 2020 नामक प्रारूप तैयार किया गया, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एस.पी. गुप्ता, इसलिए उन्हीं के नाम पर यहाँ पर डॉक्टर एस.पी. गुप्ता समिति का नाम रखा गया। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें सही आंसर बताना है। तो आपको देखना है यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोड़ दिया गया है, बिल्कुल सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया, तो ये गलत है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के विभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है, तो ये सही है, यानी कि दूसरा छोड़कर बाकी सब सही है, तो 1 और 3 सही, ए नंबर का हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये कब से कब तक थी, 1969 से लेकर 74 तक ये देखने को मिलती है चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि गाडगिल योजना पर आधारित थी। और इस योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार के उद्देश्यों को अपनाया गया ताकि समानता एवं सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, तो यहाँ पे जो है एकीकृत ग्रामीण विकास नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया, ये 1980 से 85 के अंतर्गत ये थी, ठीक है। और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे IRDP बोलते हैं, ठीक है। IRDP 2 अक्टूबर 1980 को ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अंतर्गत स्थापित किया गया, तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया, नीति आयोग के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया, ठीक है। वर्तमान समय में 2441 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला का चयन किया गया है। इसके बाद भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था। संपोषणीय वृद्धि यानी कि सबसे लास्ट वाली, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जानी जाती है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पे 17 जो है मतलब 2012 से 17 तक ये लागू की गई, और इसका जो है समावेशी तथा धारणीय विकास था इसका उद्देश्य। और यहाँ अगर देखें तो कृषि की वृद्धि, विनिर्माण, सकल घरेलू उत्पाद, भारत के हर राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किए गए विकास तथा तीव्रता जो है सारी चीज़ यहाँ पे उसको लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है, तो यहाँ आपको देखना है, देखिए कौन सा बिंदु नहीं है, मतलब जो है गलत आपको बताना। तो देखिए यहाँ पे जो है 8% वास्तविक GDP विकास दर, तो ये भी नहीं है। 4% कृषि विकास दर, ये भी नहीं है। उसके बाद प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% कम करना, ये यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे बिंदु नहीं है 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में। तो है क्या, इसके अंतर्गत अगर देखें तो GDP में 8% की जो है वृद्धि 4% के साथ मतलब जो है कृषि विकास दर देखने को मिलती है। योजना अवधि से 50 मिलियन गैर कृषकों के लिए रोजगार का सृजन देखने को मिलता है। प्रति व्यक्ति का उपभोग गरीबी में जो है 10% तक जो है 10% की कमी करना, इन उद्देश्यों के साथ 2012 से 2017 में तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास शीर्षक जो कि हमने पहले देखे हैं, वो सारे शीर्षक 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में देखने को मिलते हैं, ठीक है।
राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी, इसके संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ देखिए ये क्या करती है, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है और उनको स्वीकृति प्रदान करती है। ठीक है, 1952 में 6 अगस्त जो है 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है एनडीसी जिसे हम बोलते हैं, उसका संबंध किससे होता है, तो ये पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित होता है। ए नंबर का हमारा राइट आंसर है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये सन 1950 में की गई। ठीक है, 1950 में जो, अच्छा बताइए मुझे कि कौन सी समिति की सिफारिश पर जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं ये आपको बताना है। वर्तमान में इसके उपलक्ष्य में कौन है, नीति आयोग है, ये आपको पता होगा। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्र द्वारा जो है भारत में आर्थिक परिषद मतलब द्वारा भारत में आर्थिक परिषद कहा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ये जो है योजना आयोग इसका राइट आंसर है। इसके बाद है इनमें से कौन जो है नीति आयोग का सीईओ है, तो अभी वर्तमान में कौन है, तो ये अभी वर्तमान में देखने को मिलता है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है इसके वर्तमान में सीईओ है। ये चेंज भी होते रहते हैं तो समय के अनुसार आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये नीति आयोग जो है योजना आयोग के रिप्लेसमेंट में बनाया गया है। भारत के योजना आयोग के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ देखिए योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये भी सही है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं, ये भी सही है। नहीं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है उसमें जो है नीति का पूरा स्वरूप क्या है, नीति का पूर्ण स्वरूप क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए इसका पूर्ण स्वरूप है जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर जो है नीति आयोग का ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जो कि हमने अभी देखे थे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये क्वेश्चन भी पूछा था तो ये इसका राइट आंसर है। नियोजन समझा गया है, नियोजन कैसे समझा गया है, तो आपको देखना है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको बताना है कौन कौन सी स्थिति नियोजन के संबंध में सही है। संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सही है, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए सही है, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये भी सही है, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए ये भी सही है। यानी कि चारों सही है, सभी चारों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से जुटाए जाते हैं, तो यहाँ आपको देखना है ये जो है ऋण से, यानी कि डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन है वो किया गया कैसे, यहाँ पे इसका राइट आंसर है जो है राष्ट्रीय योजना समिति जो है 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, तो ये सी नंबर का इसका राइट आंसर है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू आपको यहाँ पे जो है अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलेगी, ना कि प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था इनके द्वारा। इसके बाद है चल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो आपको देखना है 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से देखिए चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल है, सही है। एक योजना जो कि 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, ये भी सही है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है, तो ये भी सही है। उसके बाद 40, 15, 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना, ये भी सही है। यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है, सभी आंसर यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं। इसके बाद है निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, देखिए गरीबी हटाओ जो है इससे संबंधित अगर बात करें तो यहाँ 5वीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिलती है, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। इसके बाद है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के सामाजिक ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया, तो ये लिया गया जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया, तो यहाँ जो है 4.0 इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ 2012 से 17 के बीच में ये जो है योजना यहाँ पे चली। ठीक है, लास्ट योजना थी। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है, तो ये जो होता है चयनित आधारभूत उद्योग, इसका राइट आंसर होगा। यानी कोर सेक्टर जो है इसके अंतर्गत मूल रूप से 8 आधारभूत उद्योगों को समावेश होता है, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, इसके अलावा जो होते हैं विद्युत, ये सारे जो है 8 कोर सेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित घटनाओं का पर ध्यान देना है और इनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि सीक्वेंस में ये जो है देखिए यहाँ पे हर एक पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इनको लागू किया गया था, तो कौन सा पहले है और कौन सा बाद में है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो बाद में आया था। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति पहले आई थी, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हरित क्रांति आ गई थी, तो पहले नंबर पर ही आएगा।
उसके बाद अगर देखें तो हमको बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें गरीबी हटाओ 3, तो मतलब 3-2-1 कहाँ देखने को मिलेगा, बी नंबर का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, फिर 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 में आपको गरीबी हटाओ वाला देखने को मिलता है। तो इस प्रकार बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित जो समावेशी विकास है उसमें निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है, तो 3 को सम्मिलित करता है, बाकी एक नहीं है। तो गरीबी में कमी लाना ये सही है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। रोजगार अवसरों का विस्तार करना ये भी सही है। पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना ये नहीं है। लिंग असमानता कमी लाना ये भी सही है, यानी कि सी नंबर का हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। 11वीं मतलब जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पे इसके अंतर्गत ये शामिल नहीं था। निम्न अवधियों में से कौन एक जो है भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो आप देख सकते हैं 2007 से 12 यानी कि सी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था, भोजन काम और उत्पादकता। भोजन काम उत्पादकता यानी कि ए नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1985 से 90 की अवधि में 7वीं पंचवर्षीय योजना आपको देखने को मिलती है। भारत सरकार की योजना आयोग ने 8वीं योजना के लिए निम्न में से किस विकास दर को चुना था, तो ये 5.6 इसका राइट आंसर है, ठीक है। 92 से 97 के अंतर्गत ये देखने को मिलती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। और इसके अलावा जो है हम देख सकते हैं भारत में संपोषित विकास का जो उद्देश्य है सर्वप्रथम अपनाया गया। भारत में संपोषित विकास का उद्देश्य जो है सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यानी कि बी नंबर का हमारा राइट आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया तथा नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई, तो ये जो है यहाँ हम देख सकते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना इसके अंतर्गत देखने को मिलती है इंदिरा गांधी के काल में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये पीसी महालनोबिस पर मॉडल पर आधारित थे, ये आपको देखने को मिलेगा डी नंबर का राइट आंसर है। और इसके बाद जो है भारतीय पंचवर्षीय योजना का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इसका जो है स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य देखने को मिलता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार जो था हैरोल्ड डोमर मॉडल, तो ये हमको देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है किस पर जोर दिया गया, तो ये जो है अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशीय समृद्धि पर ध्यान दिया गया, तो आपको सी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित थी, तो ये हमको देखने को मिला, देखिए अब भी देखे थे हमने हैरोल्ड डोमर मॉडल, ये आप देख सकते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966 में हुई थी, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात अगर देखें तो इसकी हरित क्रांति की शुरुआत देखने को मिलती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निम्न में से किसे ज़्यादा प्रोत्साहन देना था, तो भारी उद्योग को। पहला था कृषि पे और दूसरा था भारी उद्योग पर, ठीक है। जन योजना के प्रतिपादक कौन थे, एम.एन. राय थे, तो एम.एन. राय यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं भारत में एलपीजी मॉडल की शुरुआत कब हुई, तो ये 1991 में देखने को मिलती है, ठीक है। केंद्रीय उसका समय तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके द्वारा ही एलपीजी मॉडल की शुरुआत की गई थी, ठीक है। उदारीकरण का अग्रदूत उनको माना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना आपको देखने को मिलती है, ठीक है, सन 1974 से 78 के मध्य। इसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है किस वर्ष किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था, ये आपको देखने को मिलता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था, तो देखिए भारत पाक का युद्ध था, ठीक है। बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे वो भी थे, खाड़ी संकट, तीनों यहाँ पे है, इसका जो आंसर देखने को मिलेगा यानी कि उपरोक्त सभी। इसके बाद है भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया, योजना अवकाश तीन वर्षों के लिए था, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात था, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि ए नंबर का राइट आंसर होगा, ठीक है। 66 से 69 तक 3 वर्ष का था। उसके बाद सर्वोदय योजना के जनक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे, सी नंबर का हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम देखें नीति आयोग विजन 2031-32 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ देख सकते हैं 15 वर्षीय एजेंडा सही है, 7 वर्षीय रणनीतिक पत्र भी सही है, 3 वर्षीय एजेंडा ये भी सही है, यानी कि 4 वर्षीय एजेंडा यहाँ गलत है, तो ये इसके संबंध में गलत माना जाएगा, डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद है 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा 1.70 लाख करोड़ यहाँ पे इसकी घोषणा की गई है, राइट आंसर भी यही होगा। और
ये हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर देखें तो अन्य कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 से लड़ने वाले जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उसके लिए बीमा योजना के तहत कुछ बीमा कवर प्राप्त किया जाएगा। 80 करोड़ गरीबों को जो है अगले 3 माह तक हर माह जो है 5 किलोग्राम गेहूं और चावल पसंद की 1 किलोग्राम दाल भी मिलेगी। 20 करोड़ महिला जनधन खाते धारकों को अगले 3 माह तक हर माह 500 रुपये मिलेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की गई गरीबों के लिए। तो ये जो है निर्मला सीतारमन के द्वारा यहाँ पे जो है राहत पैकेज यहाँ जारी किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे हमने देखे हैं और कुछ ओवरव्यू हमने देखे हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप जो है टेलीग्राम चैनल और जो डिस्कशन ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।